नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप सभी का स्वागत है अनोखा जूम में। आज की जो सच्ची घटना सुनाना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो है देहरादून की। और आज की कहानी के ऊपर रुख करते हैं। देहरादून के अंदर अभी इसी साल 19 अक्टूबर को डाक पत्थर क्षेत्र के पास यमुना नदी के किनारे एक व्यक्ति की लाश मिलती है। लोग इस व्यक्ति की लाश देखकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश का बारीकी से निरीक्षण करती है, मुआयना करती है। जितने भी आला अधिकारी थे उनको घटना से अवगत करा दिया जाता है, उनको सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति की लाश मिली है। मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं और बड़े ही दल के साथ पुलिस पहुंचती है और जाकर लाश का बारीकी से मुआयना किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है। और लाश की जेब से कोई ऐसी चीज़, कोई आधार कार्ड या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड मिलता नहीं है जिससे उसकी पहचान हो सके या शिनाख्त हो सके। जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी, पुलिस उनसे पूछताछ करती है, लेकिन उस भीड़ में भी कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उस मरने वाले की पहचान कर सके। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती है, मरने वाले की शिनाख्त हो नहीं पाती है। पुलिस अपना कागजी कार्रवाई करती है, पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। 19 अक्टूबर का यह दिन बीत जाता है, 20 अक्टूबर आता है और 20 अक्टूबर को पुलिस को जानकारी मिलती है कि इसी देहरादून के अंदर एक अनूप कुमार नाम का एक शख्स है और यह 18 अक्टूबर की रात से गायब है। अनूप कुमार देहरादून के अंदर ही विकास नगर में रहा करता था। बीती 18 अक्टूबर की रात से गायब हुआ था। इसका भाई पुलिस को सूचना देता है और अब पुलिस उसको लाश दिखाती है। अनूप कुमार का भाई उसकी लाश पहचान लेता है, लाश की शिनाख्त भी हो जाती है और अनूप कुमार की भाई की तरफ से अनूप कुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। अनूप कुमार की लाश परिवार को सौंप दी जाती है। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रमिका था। रमिका का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस यहाँ पर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और रमिता से भी पूछताछ करती है। पुलिस अनूप कुमार की पत्नी रमिका से पूछताछ की शुरुआत करती है। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ ऐसा बता पाती, फिर भी वो बताती है कि मेरे पति हैं जो सीधे साधे आदमी थे और उनके साथ किसी की रंजिश नहीं थी, किसी का कोई पैसे का लेन देन भी नहीं था। शुरुआती पूछताछ में पुलिस रमिता से पूछताछ करके अपने मुखबिरों का जाल बिछाती है कि अनूप कुमार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको मालूम करो। इसके बाद पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। उधर जो मुखबिर थे वो काम कर रहे थे अपना। अनूप कुमार जहाँ रहता था वहाँ मुखबिर अपना पूछताछ करते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं। मुखबिरों को कुछ चीज़ें पता चलती हैं और अब यहाँ पर पुलिस रमिता के कॉल डिटेल्स निकालती है, CDR निकालती है, क्योंकि पुलिस को रमिता के बयान पर शक होता है। रमिता जब पुलिस को पहली बार पूछताछ की थी तो गोलमोल बातें कर रही थी। उसकी बातों में पुलिस को संदेह नजर आया था और अब पुलिस रमिता के बारे में अपने खबरियों को लगाती है कि इसके बारे में भी मालूम किया जाए। रमिता के बारे में भी कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं सामने। अब उसके CDR निकाली जाती है तो एक नंबर निकल कर आता है सामने जिस पर रमिता घंटों घंटों उसकी बात होती थी। अब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है ये नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये नंबर एक परम सिंह उर्फ गुड्डू नाम के शख्स का है। तो ये परम सिंह उर्फ गुड्डू अमरोहा का रहने वाला था और ये देहरादून के अंदर ही अपना हलवाई का काम किया करता था। अब पुलिस की कुंडली खंगालने लगती है कि ये परम सिंह कौन है, उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। खबरी अपने काम कर रहे थे। अब कुछ CCTV फुटेज निकलकर पुलिस के सामने आते हैं। उनके आधार पर रमिता शक के घेरे में आ जाती है। पुलिस रमिता को थाने बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाद परम सिंह उर्फ गुड्डू को भी हिरासत में लिया जाता है। उससे भी सख्ती से पूछताछ होती है और पहली बार परम सिंह उर्फ गुड्डू जो है ये कबूल कर लेता है कि उसने रमिता के कहने पर उसके पति अनूप की हत्या की थी। हत्या 18 अक्टूबर की रात को ही कर दी गई थी और उसकी लाश यमुना नदी के किनारे फेंक दी गई थी। हत्या की बात को कबूल कर लेता है पुलिस, उसकी कहानी सुनती है और हत्या क्यों की गई ये कहानी जो सुनाता है और वो ये कहानी जो निकल कर सामने आई कि
अनूप कुमार अपनी पत्नी रमिता के साथ देहरादून के अंदर ही, आपको बताया मैंने कि विकास नगर के अंदर रहा करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी शादी को कुछ साल बीते थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही रमिता देहरादून के अंदर एक शादी समारोह में जाती है और इसी शादी समारोह में रमिता की मुलाकात इसी परम सिंह नाम के शख्स से होती है, जो कि अमरोहा का रहने वाला था मूलभूत रूप से, और ये हलवाई का काम किया करता था। इसकी मुलाकात परम सिंह नाम के शख्स से होती है। दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और इसके बाद रमिता अपने घर वापस लौट आती है। अगले रोज़ इन दोनों के बीच घंटों घंटों की बातचीत का सिलसिला स्टार्ट होता है। दोनों फ़ोन पर काफ़ी लंबी बातें किया करते थे। अब इसी तरह बातें करते करते दोनों एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करते हैं। पहले दोस्ती हुई थी, अब दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और अब फ़ोन पे जब बातों का सिलसिला स्टार्ट होता है तो इनका मिलने जुलने का सिलसिला भी बढ़ जाता है। और दोनों जब भी मौका मिलते तो रमिता परम सिंह के पास जाती, देहरादून के अंदर ही होटलों में ये दोनों आपस में मुलाकात करते थे, उसके साथ संबंध बनाते थे। दोनों के बीच में अवैध संबंध का रिश्ता भी हो जाता है। दोनों को जब भी मौका मिलता तो समय निकाल कर ये आपस में तन मन से एक हो जाते थे और अपनी अपनी बातें ज़रूरतें सब पूरी किया करते थे। इसी तरह से समय बीतता जाता है और ये चीज़ें जैसे कि छुपाई नहीं छुपती, तो रमिता के साथ यही हर रोज़ हुआ करता था। इसका पति अरुण को इसके ऊपर शक होता है और पति को शक होता है कि पत्नी घंटों घंटों कहाँ गायब रहती है। पति उसे ढूंढता रहता है। अब एक दिन ये उसका पीछा करता है और जो कुछ सच्चाई थी वो अनूप के सामने आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि उसकी पत्नी जो है परम सिंह नाम के एक शख्स के साथ उसका रिश्ता है, उसका प्रेम है। अब ये चीज़ें जब अनूप को पता चलती हैं तो वो अपनी पत्नी के ऊपर लगाम कसता है, उसके ऊपर पाबंदियां लगाता है। अब अनूप अपनी पत्नी पर बाहर आने जाने पर भी पाबंदियां लगाने स्टार्ट कर देता है और उस पर निगाहें रखता है। लेकिन जब भी रमिता को मौका मिलता वह अपने आशिक से चोरी छुप के मिलती रहती, उसके साथ समय गुजारती। जब भी उसको मौका मिलता था, कभी देहरादून की इस होटल में, कभी उस होटल में, ये दोनों चोरी छुपे मिलते तो रहते थे। अब जब अनूप रमिता के ऊपर पाबंदियां ज़्यादा लगाता है तो इनको मिलने जुलने में काफ़ी परेशानी होती थी। अब जब पाबंदियां ज़्यादा लग जाती है तो अनूप, क्योंकि रमिता पर पल पल की नज़र रख रहा था, रमिता तय करती है कि अब बहुत हुआ, अब अनूप की हत्या कर देगी। और इस साजिश में वो परम सिंह को अपने साथ मिलाती है, उसको बोलते कि अब बहुत हुआ, अब अनूप की हत्या करनी होगी। अब परम सिंह इस काम के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है। इसके बाद ये साजिश बुनते हैं और साजिश के अनुसार ही 18 अक्टूबर को परम सिंह अनूप को फ़ोन करता है और बोलता है कि कोई ज़रूरी काम है, कुछ काम की बातें करनी है, तो मिलने के लिए आ जाओ। तो जो अनूप होता है वो मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद परम सिंह उसके सामने शराब का ऑफर रखता है। दोनों शराब पीते हैं साथ में बैठकर। परम सिंह कम पीता है और अनूप को ज़्यादा पिला देता है। कुछ देर बाद ही अनूप निढाल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर शराब का जो नशा है वो हावी हो जाता है। जब अनूप निढाल हो जाता है तो परम सिंह अचानक उस पर हमला कर देता है, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ ही देर में अरुण की सांसें उखड़ जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। हत्या करने के बाद उसकी लाश जो है वहीं यमुना किनारे फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद फ़ोन करके रमिता को बताता है कि काम हो गया है, कांटे को हमेशा हमेशा के लिए मैंने रास्ते से हटा दिया है। और तो दोनों ही एक पुलिस के गिरफ्त में आए। पुलिस अभी सबूत इकट्ठा कर ही रही थी। तो कहानी अभी इसी 18 अक्टूबर की थी। 18 अक्टूबर को अनूप की हत्या होती है। 20 अक्टूबर को इसकी लाश मिलती है। 21 अक्टूबर को पुलिस ने सारा मामला सुलझा भी लिया था। दोनों ही कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। अब पुलिस जो है इनके ऊपर जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठे करके कुछ धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या सज़ा मिलती है। जो भी अपडेट आती है आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये कहानी थी। कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। बस आप सभी लोगों को सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद।